आइए सर, हमारे मास्टर प्लान में आपका स्वागत है। आप ठीक उसी चैनल पे हैं जिस चैनल पे मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा मास्टर प्लान कभी नहीं लॉन्च किया गया, तो यूट्यूब पर हमने पहली बार शुरुआत की है मास्टर प्लान की। नाम समझते हैं हमारी प्लान क्या है? तो हमारा प्लान यही है, और 75 डेज मास्टर प्लान और 75 डेज मास्टर प्लान ये किस लिए है? तो मैंने आपको कोर्स ओरिएंटेशन में बताया था कि जो हमारा मास्टर प्लान है टू क्रैक BSEP 2021 एग्जाम विथ 95% प्लस मार्क्स, यानी कि हमने इस प्लान को बनाया क्यों है? तो जो BSEB का परीक्षा होता है यानी बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है 2021 का, और वो भी किस क्लास का था? तो 12th क्लास का। 12th क्लास में बहुत ही एफिशिएंट मार्क्स, ऐसा मार्क जिस मार्क्स को लेकर आप कहीं भी जाएं तो आपको जॉब लेने में समस्या ना हो, किसी कॉलेज में एडमिशन ना लेने वाला हो, यानी कि 95+ मार्क्स लाने के लिए मैंने प्लान लॉन्च किया था, जो कि यूट्यूब पे पहली बार है। अब इसमें आपका स्वागत है। आज हमारा जो प्लान है वो प्लान का डे 0 स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है सर? डे 0। क्योंकि हमारा क्या है, ये 75 डेज प्लान है, तो ये 75 डेज हमारा 1 2 से पूरा नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 75 तक जाएगा। ठीक है, तो हमारा डे 0 है ये। इस डे 0 में हम समझेंगे सिलेबस। क्या समझेंगे? सिलेबस के लिए। और सिलेबस तो किसका सिलेबस सर? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरुआत में मैथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैं उसका शुरुआत करने जा रहा हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा, बिकॉज कि वो मैथ का चैप्टर है, और मैथ में मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ को हमें 12th में पढ़ना क्या है और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए हमें 12th का सारा सिलेबस पढ़ने के लिए, पूरा मैथ पढ़ने के लिए। क्योंकि जब तक 12th का बेसिक हमें नहीं मालूम होगा, हम 12th को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये हमारा बेसिक वीडियो है, और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है डे 0। मतलब ये हमारा 0 डे है, फर्स्ट डे नहीं है, 0 डे है। और इस डे में हम सिलेबस देखेंगे, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ऑल ओवर सब्जेक्ट्स, जो 5 सब्जेक्ट्स के मैंने प्लान बनाया है, सारे सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले मैथ का देखते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं मैथ का। क्या सर? मैथमेटिक्स सिलेबस किसका सिलेबस? मैथमेटिक्स। क्योंकि हमें पूरा प्लान जानने के लिए और समझने के लिए और पूरा हमें पढ़ने के लिए सारा सिलेबस का जानकारी होना जरूरी है। सिलेबस को हम समझते हैं मैथमेटिक्स में हमारे पास 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड है सर मैट्रिक्स। फोर्थ है डिटर्मिनेंट्स। फिफ्थ है कंटिन्यूटी एंड
डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी। 6 चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव। 7th आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। 8th आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। 9th आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। 10th चैप्टर है सर वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, या शायद 3D ज्योमेट्री, जो भी हो आगे पीछे करके समझ लेंगे। 11th है 3D ज्योमेट्री। 12th पढ़ना है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब 13th पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, सभी तो ये जानते हैं सिलेबस मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में इतने सिलेबस है, सारे चैप्टर्स, इंग्लिश हिंदी सबको जानता है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ का लिख दे रहा हूँ, कुछ आप कुछ समझेंगे। इसमें इसका क्या होता है सर, तो इसका होता है संबंध और फलन, संबंध और फलन। इसमें होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसका होता है हिंदी आव्यूह, इसका हिंदी होता है सारणिक। इसको बोलते हैं सततता, सततता, सततता और विभाज्यता। दूसरा नाम भी एक होता है, लेकिन इतना से आप समझ सकते हैं। फिर विभाजकों के अनुप्रयोग, विभाजकों के अनुप्रयोग। अगला है इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, या अवकलन। अवकलन का भी विभाजक मतलब अवकलन भी होता है, अवकलन, अवकलक का प्रयोग, अवकलक के अनुप्रयोग। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है अवकलक और आकलक, ऐसे होता है ना, अवकलक। ठीक है, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर अलजेब्रा तो आप जानते हो क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा सदिश, सदिश बीजगणित, सदिश बीज गणित। 3D ज्योमेट्री आप जानते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में LPP बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, आई होप कि इतने से आपको समझ में आया होगा, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। किसी की इंग्लिश इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतने चैप्टर्स के नाम नहीं जानते। 13 चैप्टर्स है हमारे मैथ में, टोटल हमें पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या करना है हमें, और मैंने ये कहा था आपको शुरुआत में ही वीडियो के
कि हमें क्या क्या जरूरत होगी इन सारे चैप्टर्स को वेरी फास्ट वे और समझते हुए पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कम दिन का कोर्स प्लान है और इसलिए हम लगभग और इसमें 5 सब्जेक्ट शामिल हैं, ऑल सब्जेक्ट 5। पीसीएम तो है, उसके साथ साथ क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। तो सबको हमें कवर करना है और मैं आपको वैसे क्वेश्चन दूंगा जो कि बोर्ड में आने वाले होंगे, यानी कि बोर्ड के लिए गेस क्वेश्चंस। और ऑलरेडी मैंने कोर्स ओरिएंटेशन में बताया था कि 10th क्लास का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरे से 10th क्लास पढ़े हो जानते हैं कि हमेशा मैं 10th क्लास में जब पढ़ता था तभी मैंने सवाल दिया था और 80% क्वेश्चन लड़े थे। इस बार तो 100% लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रिलेशन और फंक्शन, संबंध और फलन, ये आपके 11 में भी चैप्टर है। 11 के चैप्टर में जो थोड़ा मोड़ा आप पढ़े होंगे उसको रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, त्रिकोणमिति आना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति नहीं आएगा तो उसका प्रतिलोम बनाने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। इसलिए आप त्रिकोणमिति का थोड़ा सा क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे जब मैं इसको पढ़ाने वाला रहूंगा। फिर मैट्रिक्स अवयव, ये तो आपको थोड़ा भी रिलेशन नहीं रखता 11th से, लेकिन इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, गुणा भाग तेज आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स पे ही बनता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसके लिए आपको सर 11th क्लास का लिमिट आप पढ़े होंगे, तो लिमिट के कुछ कंसेप्ट को अपने पास रखिएगा क्योंकि मैं उसका यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, ये तो इसी पर है। इंटीग्रेशन आपका 11th से कहीं रिश्ता नहीं रखता, तो हम इसको पढ़ लेंगे जब डिफरेंशियबिलिटी, तो इंटीग्रेशन आराम से बना लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है एरिया अंडर कर्व, और इसी को हमें पढ़ना है। एरिया अंडर कर्व इसमें पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, बहुत सारे इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 2x + 3y, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बता रहे हैं। इसके लिए 2x + 3y = 6, इसको सोल्व करना हम लोग जानते हैं। x² + 4x + 6, 4x = 6, यहाँ हम ये सब पढ़ चुके हैं। x² + 4x रहेगा बराबर 0 रहेगा, तो x + 4 बराबर 0 रहेगा, तो ऐसे सारे इक्वेशन पढ़े हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है वो डिराइवेटिव का यूज करके बनता है, मतलब जिस इक्वेशन में डिराइवेटिव हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब बाकी जो चीजें मैं बेसिकली बता रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे। डिग्री कैसे निकाला जाता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब इसमें सीखना। और इस पे सवाल आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा आप 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़े हो, बहुत बेहतरीन भाग में पढ़ाया जाता है वेक्टर अलजेब्रा। और अगर आप बाहर का स्टूडेंट हो तो भी वेक्टर अलजेब्रा पहले 11th में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बिना कोई फिजिक्स का सवाल बनने ही वाला नहीं है। तो वेक्टर अलजेब्रा वहां जो आप पढ़े होगे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है। हाँ सर, ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चैप्टर से कम से कम 7 मार्क्स हर बार बिहार बोर्ड पूछता है, और बहुत ही इजी है। मात्र 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर, और हर साल क्वेश्चन आता है इससे। और इसका क्वेश्चन जो है वो केस है, मतलब मैं बताऊं कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर में वही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं। और इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसके साथ 2 चैप्टर हम लेकर चलेंगे एक ही दिन में, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और इसको समझने के लिए आप 11th क्लास में पढ़े होंगे लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रैखिक असमता। हिंदी में भी लिख देता हूं, रैखिक असमता, ये आप पढ़े होंगे।
ठीक है, ये पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका तुरंत बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा तभी ये आएगा। ठीक है, उसके बाद रहा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11 क्लास में भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो 10 क्लास में पढ़े होगे। उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग 12 का पढ़ेंगे और सवाल बनाएंगे। ठीक है, कि हमारा मेन फोकस हम बताए ही थे और कोर्स ओरिएंटेशन में कि की कंसेप्ट और की कंसेप्ट के बाद ये। तो आइए चलते हैं। इसी तरह से हम जब किसी भी बुक को स्टार्ट करने वाले रहेंगे, किसी भी चैप्टर को, किसी भी मतलब सब्जेक्ट का चैप्टर को स्टार्ट करने रहेंगे, तो उस पहले सब्जेक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके बाद उसका बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद उसमें क्या है, किस चैप्टर का कौन सा बेसिक है, किस चैप्टर को पढ़कर किस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझना होगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से किस चैप्टर को आपको प्रीवियस क्लास के चैप्टर को देख कर आना होगा, या जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसी क्लास का थोड़ा सा आपको रिवीजन करके, मतलब अब ना समझ में आए तो भी रीड करके प्रैक्टिस करके आना होगा। मैं आपको ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्या मालूम होगा, मालूम ये होगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आपको आएगा, और समझ में नहीं आएगा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा। आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते रहोगे, पढ़े भी हो, कोचिंग में पढ़ रहे होगे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़े होगे। तो मेरा यहाँ पे काम मैक्सिमम क्या है, मेरा काम है कि मैं आपको की कंसेप्ट दूं, उसे समझाऊं और तुरंत उसके बाद आपको गेस क्वेश्चन दूं जिसको बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बेसिक्स सबका मैंने अभी बताया किस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या बेसिक चाहिए, और हमने जैसा कि कोर्स ओरिएंटेशन में कहा था हम मैथ शुरू करेंगे, और मैथ शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब आप कहोगे सर रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ने से फायदा ये है कि एग्जाम में तुरंत आता रहेगा और ये हमको याद रहेगा, और कोई भी पेपर उठाकर आप देख लीजिए सबसे ऊपर रिलेशन फंक्शन के ही सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। और यहाँ से वैसे तो पीछे से मैं शुरू करता, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बिना हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी भी नहीं पढ़ सकते, मैट्रिक्स नहीं पढ़ सकते, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते, मतलब ये सबका बेसिक है, इसलिए इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और 1 बाय 1 इसमें लगातार पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एक को छोड़कर इसको लास्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट को हम लास्ट बना देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक एक का बेसिक क्या होता है, कैसे होता है, समझ रहे हो। अब मैं थोड़ी थोड़ी सबका हिंट देते जा रहा हूँ, और हमको पढ़ाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट क्लास में, इसलिए मैं डे 0 में आपको खासकर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलिए सब देख लेते हैं थोड़ा बेसिक। आइए देखते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स किसके लिए, फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। तो कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट को इस वीडियो में। आइए देखते हैं उन कंसेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, उस कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो देखते हैं क्या जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारा शुरू होगा ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का ज्यादा यूज यहाँ पे नहीं होगा, 10th क्लास वाले सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और 11th का अगर आपको बेसिक भी मालूम है तो काम चल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, और फार्मूला के अनुसार सारे सवाल बनेंगे।
बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो हम जानते हैं 10th क्लास से ही ट्रिगोनोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ द थ्री ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन, ट्राइगोन एंड मेट्रो। ठीक है, ट्राइगोन एंड मेट्रो 3 से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? 3 क्यों का माप। अब क्यों मैं बता रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हिंदी में नहीं वाले समझेंगे, अगर ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यह 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमारा थीटा हो गया। अगर तो थीटा के सामने का परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब, और इसके जिस कोण से इसको फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कॉर्ड। इतना सब लोग जानते हो, ठीक है। थीटा है क्या? तो एंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है? तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन देता है किसके किसके बीच? तो एंगल और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच, एंगल और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा कुछ नहीं करता, वो एंगल के अनुसार साइड लेंथ बताता है। मतलब एंगल के सामने वाला हो, विकर्ण कर्ण हो, आधार हो, उसके बीच में रिलेशन देता है। क्या देता है? रिलेशन, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे रिलेशन देते हैं किसके किसके बीच? तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच, ठीक है। इतना हमारा बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से कि क्या होता है, करता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन देता है एंगल से ट्रायंगल के साइड के बीच। जैसे आप पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या पढ़ा होगा? साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला पढ़े हैं ना। साइन फार्मूला क्या होता है? साइन ए बाई ए बराबर साइन बी बाई बी बराबर साइन सी बाई सी। ये पढ़े हो गया त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, ठीक है। तो ये आप पढ़े हो। लेकिन अब कहोगे सर आप ये सब काहे नहीं बता रहे हैं, हमको तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, किसी टीचर की यही कमी होती है कि वो टॉपिक उठाता है और सीधा शुरू कर देता है। सीधा शुरू करने से नहीं होगा। जब तक हम कहाँ से निकला है ये नहीं जानेंगे, उसका जन्म कहाँ से हुआ है तब तक नहीं जानेंगे, तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है। कंसेप्ट नहीं मिलेंगे, सवाल नहीं बनेगा, रट के जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए थोड़ा मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए और उसके अनुसार ही हम सवाल बनाएंगे और जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट हमको 2 ही 3 चैप्टर के लिए चाहिए। 12th में बेसिक कंसेप्ट 2 ही 3 चैप्टर के लिए चाहिए। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसके लिए पहले का कुछ चाहिए, फिर लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए हमको, और उसके बाद फिर चाहिए क्या, और उसके बाद फिर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वालिटी का थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। बस इतना कंसेप्ट हम जानते रहेंगे तो हमारा पूरा 12th आराम से चला जाएगा, और हमें वही उसी से मतलब है। तो आइए देखते हैं ये सारे। अब थोड़ा सा फंक्शन का यूज करते हैं। 11 में आप फंक्शन पढ़े हो, फंक्शन, फलन। फलन क्या होता है? तो फलन क्या करता है? जैसे हम अगर लिख दें f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? फंक्शन है। अगर हम लिख दें f(x) बराबर sin x, तो ये क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन कहते हैं किसे हैं? तो फंक्शन क्या करता है? किसी भी अल्जेब्रिक टर्मिनल जो हमारा ये सारे होते हैं ना, जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं, तो उनको हम फंक्शन कहते हैं। अब इन फंक्शंस में क्या होता है? तो हम इसका फंक्शन की सहायता से ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब
कि अलजेब्रा का ज्यामिति से क्या संबंध है, इसके बारे में हम फंक्शन की ताकत समझ सकते हैं। अब आपके दिमाग में तो एकदम पूरा आग लग गया होगा, सर आप आज तक हम लोग को किसी ने बताया ही नहीं कि फंक्शन रिलेशन देता है अलजेब्रा और ज्यामिति के बीच, लेकिन देता है सर, क्योंकि जब तक फंक्शन आप देखते हो, जो फंक्शन आप केवल अलजेब्रिक पढ़ते हो, अगर उसी को ग्राफ से पढ़ो तो वहाँ ज्यामिति आ जाती है, और अगर ज्यामिति का आपका कंसेप्ट अच्छा है तो फंक्शन भी आपका बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि सब कुछ ज्यामिति से बनता है। जोड़ना सीखिए, जोड़ना। जब तक सारे चैप्टर एक दूसरे से जोड़िएगा नहीं, सारे क्लासेस को एक दूसरे क्लासेस से जोड़िएगा नहीं, सोचिएगा 12 पढ़ के कुल हो जाएगा तो नहीं होगा, सोचिए खाली 11 पढ़ के कुल हो जाएगा तो नहीं होगा, सब जुड़ा हुआ है। नर्सरी में कौवा का सीखे तब LKG में हिंदी पढ़ने सीखे, नहीं तो नहीं सीख पाते। तो यही बात है, सब जुड़ा हुआ है, और इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखें आगे देखिए, एपीएक्स इक्वल टू साइन एक्स आता है तो आप इसका ग्राफ जानते हो, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, और इधर से ऐसे ऐसे होता है एपीएक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो ये क्या है, ये ज्योमेट्री हो गया, क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और ये क्या है, अलजेब्रा है। दोनों का रिलेशन दे रहा है ना फंक्शन, इसी को हम बोलते हैं। और ये ग्राफ आता किससे है, तो 1 by 1 इंडिविजुअल वैल्यू डाल डालकर हम पुट करते हैं जब यहाँ पे, तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये भी रखना नहीं है, वैल्यू डालोगे, एक्स इक्वल टू 0 डालो, साइन 0 का वैल्यू लिखो, फिर 30 डालो, फिर 45 डालो, डालकर और सब वैल्यू पुट करके देखो, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कहीं कुछ अलग नहीं है, आगे समझे। अब मैं फंक्शन से जोड़ दिया इसको, ट्रिग्नोमेट्री को। अब आगे देखें, तो फंक्शन ये करता है ट्रिग्नोमेट्रिक को या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को जोड़ देता है, किससे, ज्यामिति से। अब आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं हम, तो इसमें हमको इनवर्स पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम जानते हैं सर, लेकिन ये थोड़ा समझा दीजिए, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो समझे, अगर fx इक्वल टू वाई है, क्या है, fx इक्वल टू वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू f इनवर्स वाई, f इनवर्स वाई, यानी कि f इनवर्स y इक्वल टू हमारा होता है x, और इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। अब ये कैसे होता है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, माइनस कहाँ से आ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझेंगे। जैसे आप बचपन में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, कि अगर हम लिख रहे हैं 2x इक्वल टू 1, तो आप तो केवल इसको खिसकाना जानते हो कि 2 को खिसका देंगे, लेकिन क्या जरूरी कि हम 2 को ही खिसकाएंगे, हम x को भी तो खिसका सकते थे, क्या कर सकते थे, x को भी तो खिसका सकते थे। तो यहाँ से अगर 2 गुणे x इसको लिखे और 1 लिखे, तो जरूरी नहीं कि 2 को भेजिए, x को भी भेज सकते हैं, x को भेजिए तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1 बटा में x का है, ये गुणा में जाएगा तो भाग में। और फिर अब थोड़ा सा 9 का कंसेप्ट लगाओ, उसमें क्या होता है, अगर 1/a हो तो इसको लिख सकते हैं a का पावर माइनस a, लिख सकते हैं। तो वही बात है, यानी कि 2 बराबर क्या हो गया, x का पावर माइनस 1। समझ रहे हैं, मतलब हमारा ये ऐसा बन गया, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जो x का पावर माइनस 1 है, इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स 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 आप पढ़े हो, प्रतिलोम, प्रतिलोम, a का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप पढ़े हो 1 बटा में a होता है, और 1 बटा a का प्रतिलोम क्या होगा, तो a होता है, पढ़े हो छोटे छोटे क्लासों में, बचपन की बातें याद करो, आगे देखो। और इसी को हम बोलते हैं a का पावर माइनस a बराबर a हो गया। ठीक है, तो वही बातें हैं, थोड़ी सी चीजें चेंज है, थोड़ी चीजें चेंज या ये है कि हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, कुछ केसेस है। केसेस क्या, तो जब x के हर एक वैल्यू पर y सेटिस्फाई करेगा और y के हर एक वैल्यू पर क्या हो, x आएगा, मतलब x के हर एक वैल्यू पर y आए और y के हर एक वैल्यू पर x आए,
ठीक है, तब हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, उस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं और उसी फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन, जो कंसेप्ट यही है हमारा। ठीक है, अब इसको डिटेल में तब मैं पढ़ाऊंगा जो कि जब मैं पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें जितनी हमको जरूरत थी उसको मैंने समझा दिया। ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ तो उसको समझेंगे। इन्वर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, और जो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री का तो त्रिकोणमिति आप जानते ही हो। ठीक है, आगे बातें समझते हैं। ये इसके लिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर लिख रहे हैं y बराबर साइन यक्स, या इसके फॉर्म में थोड़ा समझो, इधर से समझो, यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर p बाई एच होता है ना, आप जानते हो p बाई एच होता है। इस फिगर से देखिए थोड़ा सा, p बाई एच होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो इसी को हम अगर इनवर्स में लिखना चाहें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स p बाई एच। अभी फंक्शन वाला कंसेप्ट पढ़े थे सर, पढ़े थे, तो देखिए इस पे नजर डालिए, इसी को ना बोलते हैं इनवर्स। और हमने अभी आपको बताया था, अब थोड़ी सी बत्ती जलेगी, अभी हमने आपको बताया था कि थीटा जो त्रिकोण इस ट्रायंगल में मैंने लिखा है, त्रिभुज में लिखा है, ये थीटा एंगल है, कोण है, क्या है, कोण है। तो अगर थीटा बराबर इतना है, इसका मतलब कि कोण का वैल्यू देगा, क्या देगा, कोण का वैल्यू। यानी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोण होता है सर, क्या होता है, कोण होता है। समझ में आया, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोण होता है, एंगल होता है। ठीक है, और इसलिए हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल और सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं या कहीं भी हैं, सारे कंसेप्ट का खेल केवल एक त्रिभुज पर खेलेंगे। किस पे खेलेंगे, त्रिभुज पे। अब तो आप में और आंख लग गई होगी, जिज्ञासा आ गया होगा, सर कैसे खेल लेंगे त्रिभुज पर, खाली एगो त्रिभुज पर कैसे सारा का सारा पढ़ जाएंगे। और इसको आप देखना चाहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, एक ही त्रिभुज पर सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पढ़ जाएंगे, केवल एंगल के सहारे सब कुछ कैसे निकालेंगे, चुटकियों बजाते सब कुछ केवल त्रिभुज बनाकर। तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा जो रहेगा डे फर्स्ट, ये डे 0 है, अगला रहेगा डे फर्स्ट मेरे प्लान में। आगे देखें, अब ये हमारा हो गया थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए थोड़ा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट होता है। अब थोड़ी सी कंसेप्ट हमें लिमिट की लेनी होगी और थोड़ी सी लेनी होगी लीनियर प्रोग्रामिंग की। जब मैं उन चैप्टर को शुरू करने वाला रहूँगा तो उनके जस्ट पहले मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालूंगा, जिसको कि आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों को मेरे सारे मेहनत का, मेरे सारे थ्योरम का जो मैंने खोजा है, जो मैंने कुछ अपने ढंग से निकाला है, जो किताबों में नहीं मिलेंगे कंसेप्ट, जो मैंने कंसेप्ट खुद से खोजा है, उन सारे कंसेप्ट को आपकी तक पास पहुंचा सकूं और आप भी उसका लाभ ले सकें। इसके लिए शेयर करें आप और अपने दोस्तों को हमेशा शेयर करते रहें और बताते रहें क्या चल रहा है, और यूट्यूब पर पहली बार चल रहा है। थैंक यू।